हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द लेबर। लेबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ओबीजी से रिलेटेड सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेबर, जो कि मैक्सिमम आपके यहाँ से बहुत से क्वेश्चन हर एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है देश और दुनिया का जहां पर इस क्वेश्चन या इस टॉपिक से या इस आपके जो चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आता हो। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आउटपुट देता है ओबीजी में, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन का आउटपुट या मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला जो टॉपिक है वो है लेबर। लेबर का पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको 2-3 पार्ट में अपन धीरे धीरे करके इसको आराम से डील करेंगे और अच्छी तरीके से इसको डील करेंगे। तो लेबर की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं कि मिलना बचुड़ना तो जिंदगी का एक खेल है, कहीं दिलों में नफरत तो कहीं दिलों के मेल है। यूं तो मिल जाता है हर रिश्ता इस दुनिया में, पर तुमसे मिलकर के जो रिश्ता बनता है वो नॉट फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है। तो इसी के साथ अपन शुरुआत करते हैं लेबर की। लेबर एक प्रोसेस होती है या कंसेप्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन का एक कंसेप्ट होता है जिसे एक्सप्लेन किया जाता है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। और लेबर की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है उसका मतलब होता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन होंगे, बिल्कुल उसमें इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी और इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शन का जो कंसेप्ट होता है उसे लेबर कहते हैं। तो लेबर की जो डेफिनेशन है उसकी बात कर लेते हैं कि लेबर इज ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। बात करेंगे कि लेबर क्या होता है, तो लेबर इज ए सीरीज ऑफ इवेंट। लेबर क्या है, एक सीरीज होती है इवेंट्स की जिसमें कि बहुत सारी सीरीज वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलने वाली एक प्रोसेस होती है। तो लेबर इज ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स की एक सीरीज होती है जिसमें क्या होगा कि जो मदर के वुम्ब में या यूट्रस में जो बच्चा था, फीटस था, वो जाकर के डिलीवर होता है किसके थ्रू, वजाइना के थ्रू, जिसकी डिलीवरी होती है। तो इसका मतलब हो गया कि लेबर इज ए सीरीज ऑफ इवेंट्स जो कि एक्सपेल आउट करेगा, जिसमें जो बच्चा होता है, फीटस होता है या बेबी होता है मदर के यूट्रस में, वो वेजाइना के थ्रू एक्सपेल आउट किया जाता है। तो उस पूरी प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, लेबर के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही मदर होती है उसमें 9 मंथ कंप्लीट होते हैं, तो उसके बाद में क्या देखने को मिलता है, मदर में जो लेबर स्टार्ट हो जाता है। और लेबर स्टार्ट होगा तो लेबर स्टार्ट करके क्या होता है, उसमें इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, माता या भाभी जी की बिना इच्छा की अनुमति के बिना होना स्टार्ट हो जाता है। उसमें उसका कोई रोल नहीं होता है, अपनी मर्जी से नहीं करती है, वो अपने आप होते हैं, इसलिए इसे इनवॉलंटरी कहते हैं। और इंटरमिटेंट होते हैं, लगातार नहीं होते हैं, कभी रुकते हैं कभी आते हैं, तो इनवॉलंटरी होते हैं। और दूसरे नंबर पे ये क्या होते हैं, इंटरमिटेंट होते हैं, कंटिन्यूअस में चलता नहीं है इंटरमिटेंट। और इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन आने लगेंगे। जब इंटरमिटेंट और इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो उसकी वजह से जो फीटस होता है या बेबी होता है वो यूट्रस के से निकल करके वेजाइनली ये डिलीवर होता है। तो उस पूरी प्रोसेस को, जिसका नाम दिया गया है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है, बहुत सी जो प्रोसेस होती है स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस देखने को मिलेगी। तो इसी पूरी प्रोसेस को लेबर कहते हैं। तो अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि लेबर क्या होता है। अब लेबर क्यों होता है, तो इसके लिए जो लेबर के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन के लिए लेबर में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होती है ऑक्सीटॉक्सिस। ऑक्सीटॉक्सिस के लिए जो लेबर में कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, उसके लिए जिम्मेदार ग्रुप होता है, वो होता है ऑक्सीटॉक्सिस। अब ऑक्सीटॉक्सिस की बात करते हैं कि ऑक्सीटॉक्सिस में कौन कौन सी जो ड्रग्स आती है। तो फर्स्ट बात करें ऑक्सीटॉक्सिस में आता है ऑक्सीटोसिन हुआ, ये आएगा। इसके बाद में प्रोस्टाग्लैंडिन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन आएगी। प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद में प्रोस्टाग्लैंडिन, इसके बाद में आता है मेथार्जिन, मिथार्जिन आती है, और कार्बाप्रोस्ट।
कार्बाप्रोस, ये सभी जो ड्रग्स होती है वो ऑक्सीटॉसिस के ग्रुप में आती है, जहां पर जो कि क्या करेगी, जाकर के यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। ऑक्सीटॉसिस ग्रुप होता है जिसमें ऑक्सीटोसिन आती है, प्रोस्टाग्लैंडिन आती है, मथार्जिन एंड कार्बाप्रोस्ट आती है। अब इसमें बात करते हैं कि ऑक्सीटोसिन की जो स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीटोसिन का जो कैलकुलेशन करेंगे जब भी फीटस होगा, जब यूटेराइन लेबर के दौरान जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, टू टाइप से आएंगे। एक होता है एक्सपेक्टेंट, जो कि अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह रिलीज होते हैं। सेकंड वन पे आता है इसके मैनेजमेंट में कि इसका एक्टिव में, तो एक्टिव में क्या करते हैं, अगर किसी फीमेल्स को या अगर भाभी जी में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपरली नहीं आ पाते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसमें उसकी सीवियरिटी को बढ़ाने के लिए बाहर से कुछ ड्रग दी जाती है और वो ड्रग जाकर के यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। तो उसमें ऑक्सीटोसिन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ऑक्सीटोसिन के कैलकुलेशन के लिए स्टार्टिंग डोज क्या होगी, तो उसमें क्या करते हैं कि 1 ml में 1 ml होगा, एक यूनिट की बात करते हैं, एक यूनिट में जो ऑक्सीटोसिन होता है 1000 मिली यूनिट होगा, 1000 मिली यूनिट होता है। स्टार्ट में क्या करते हैं कि सबसे पहले 500 ml एनएस, जो 500 ml एनएस में 1 यूनिट ये ऑक्सीटोसिन डाला जाता है। तो इसकी जो स्टार्टिंग डोज की बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग डोज क्या देखने को मिलेगी, 1 ml इज इक्वल टू 2 मिली यूनिट। 1 ml में 2 मिली यूनिट इसका स्टार्टिंग डोज हो गया, यानी 500 ml की बोतल में अगर आपने 1 यूनिट ऑक्सीटोसिन डाला है तो 1 ml में 2 मिली यूनिट हो गए, क्योंकि 1 यूनिट में 1000 मिली यूनिट था। इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कि बात कर लेते हैं कि एक एम्पुल की बात करें कि एम्पुल में क्या होता है, 1 एम्पुल में कितना यूनिट आता है। तो 1 एम्पुल की बात करें तो उसमें बात करते हैं 1 एम्पुल, या बात कर लेते हैं 1 ml की, तो एम्पुल की जगह आप बात कर लेते हैं कि 1 ml की बात करें तो 1 ml में कितने यूनिट देखने को मिलेंगे, तो 1 ml में 5 यूनिट आता है, 1 ml में 10 यूनिट इंसुलिन आता, ऑक्सीटोसिन आता है। तो बात कर ली इसके कि 1 ml में जो यूनिट आएंगे 5 यूनिट होते हैं और 10 यूनिट ये मोस्टली कॉमनली यूज किया जाता है। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज, अब ऑक्सीटोसिन को कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पिटोसिन के नाम से भी इसको जानते हैं, पिटोसिन या सिंटो के नाम से भी ऑक्सीटोसिन को जाना जाता है। तो ये पूरी जो जानकारी है ऑक्सीटोसिन के लिए है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसमें ऑक्सीटोसिन क्या होता है। ऑक्सीटोसिन जाकर के सबसे पहले क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन मैच्योर यूट्रस पर काम करता है। अगर आप फीमेल का यूट्रस मैच्योर यूट्रस है, अगर मैच्योर है तो उसी पर काम करता है, ये इमेच्योर यूट्रस पर काम नहीं करती है। तो ऑक्सीटोसिन मैच्योर यूट्रस पर काम करेगा। पोलारिटी ऑफ यूट्रस डेवलप करता है, यूट्रस में पोलारिटी लाएगा। पोलारिटी ऑफ यूट्रस का मतलब होता है जब अपर सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहां पर देखिए अगर अपर सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो लोअर सेगमेंट होगा वो डायलेटेड हो जाता है, और इसी को पोलारिटी ऑफ यूट्रस के नाम से जानते हैं। जब ऊपर वाले अपर सेगमेंट में, यूट्रस के अपर सेगमेंट में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो लोअर सेगमेंट होता है वो डायलेटेड हो जाता है, और इसी को पोलारिटी ऑफ यूट्रस के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन होती है वो पोलारिटी ऑफ यूट्रस डेवलप करती है, जबकि मथार्जिन होती है वो पोलारिटी ऑफ यूट्रस डेवलप नहीं करती है। बात करते हैं सेकंड वन पर प्रोस्टाग्लैंडिन की, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है, ये बॉडी में डेवलप होती है, और जब भी अगर अब प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे रिलीज होगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन सबसे पहले रिलीज होता है जैसे बच्चे की साइज होगी वो बड़ी होती है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, फीटस माता जी के जो नन्ना मुन्ना रसगुल्ला है आपका, जैसे जैसे वृद्धि करेगा बड़ा होने लगेगा, उसकी साइज इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे उसकी साइज इंक्रीज होगी वहां पर यूट्रस में स्ट्रेचिंग होने लगेगी, यूट्रस में स्ट्रेच होगा तो उससे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा तो वो जाकर के यूटेराइन
यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और लेबर स्टार्ट करता है। सेकंड वन पे बात करते हैं कि लेबर की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है। तो जब भी फीटस होता है, फीटस की मेच्योरिटी आएगी, फीटल का एंडोक्राइन मेच्योरिटी आती है और एंडोक्राइनल मेच्योरिटी आएगी, लंग्स मेच्योर होंगे, एंडोक्राइनल मेच्योरिटी आएगी, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने लगेगा, एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन रिलीज होंगे। तो हार्मोन होते हैं वो एंडोक्राइन में जैसे रिलीज होगा तो फीटस से प्लेसेंटा के थ्रू मदर में जाकर के वहां पर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अगर फीटल में प्री टर्म फीटस कब पैदा होगा या प्री टर्म बेबी कब पैदा होता है, अगर फीटस में एंडोक्राइनल मेच्योरिटी होती है वो जल्दी आ जाती है तो उसमें प्री टर्म होगा, और अगर एंडोक्राइनल मेच्योरिटी होती है वो लेट आती है तो उसमें पोस्ट टर्म बेबी देखने को मिलता है। तो ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कब कब इसमें लेबर होता है, वो कैसे स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से कुछ लेबर स्टार्ट होता है, भाभी जी में जाकर के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवा देता है। बात करते हैं मथार्जिन की। तो मथार्जिन ने आपने सुना होगा कि मथार्जिन होती है वो क्या करती है। यहां पर पहले प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन पोलैरिटी ऑफ यूट्रस डेवलप करेगी। जब अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लोअर सेगमेंट डायलेटेड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में बात करते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कैसे हुआ। जैसे जैसे स्ट्रेचिंग हुई, साइज बढ़ी हुई फीटस की, उसने जाकर के यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करवाया और जैसे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन आने लगा लेबर स्टार्ट हो गया। इसके बाद में जो प्रोस्टाग्लैंडिन थी वो पोलैरिटी ऑफ यूट्रस डेवलप कर रही थी, लेकिन यूट्रस के अब देखिए ऑक्सीटोसिन ने तो क्या किया था, मेच्योर यूट्रस पर काम किया था, मेच्योर यूट्रस पर वर्क किया था। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन का ऐसा नहीं है, 100% देती है। आप चाहे इसको प्रोस्टाग्लैंडिन को मेच्योर यूट्रस पे दे दो, चाहे इसको इमेच्योर यूट्रस पर दे दो, इसका वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे बच्चे को दे दो चाहे बूढ़े को दे दो, बराबर काम करती है। यानी कि जो बच्चा इमेच्योर यूट्रस है उस पर भी काम करेगी और बूढ़ापे की बात है तो उसमें मेच्योर यूट्रस पर भी काम करती है। ये अपना हमेशा 100% देती है। कई नालायक बालक ऐसे होते हैं जिनको भेजा जाता है कुछ करने के लिए, लेकिन वो अपना 100% ना दे करके कुछ ना कुछ बहाना लगा करके आ जाते हैं। और वैसे ही ऑक्सीटोसिन करता है कि इसने बहाना लगा लिया है कि मेच्योर यूट्रस होगा तो ही मैं काम करूंगा, वरना मैं जाकर के आराम करूंगा। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन ने कहा है, छाती ठोक करके कहा है कि आप मेरे को कभी भी दे दो, मैं जाकर के अपना पूरा काम करूंगी, चाहे मेच्योर हो चाहे इमेच्योर हो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जाऊंगी और वहां पर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराऊंगी और जो नन्ना मुन्ना रसगुल्ला है उसको बाहर निकालने की जिम्मेदारी है। तो ये बात तो कर देती है। उसके बाद में देखते हैं मथार्जिन। तो मथार्जिन को आपको याद रखना है कि मथार्जिन होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है हेमरेज के लिए। यहाँ पर अब मथार्जिन को कब एडमिनिस्टर किया जाता है, जब बेबी की डिलीवरी होती है, जब एंटीरियर शोल्डर उसका बेबी का डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद में मथार्जिन दे देते हैं। लेकिन मथार्जिन होती है उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि जब भी कभी अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है तो उसमें मथार्जिन को नहीं देते हैं। मान लीजिए अगर आपने 2 बच्चे थे और एक की मथार्जिन, जैसे एक बच्चा डिलीवर हुआ उसका एंटीरियर शोल्डर आपने खटाक से मथार्जिन ठोक दिया माता जी में, तो वो जाकर के क्या करा देती है, वहां पर रिट्रैक्शन करवा देती है और वहां पर जो बेबी होता है नेक्स्ट बेबी उसके कॉम्प्लिकेशन डेवलप करा देती है। तो मथार्जिन को हमेशा अवॉइड किया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेटेड होती है जब तक कि उसका पूरी तरीके से सभी जो प्रेगनेंसी होती है उसके जो मल्टीपल प्रेगनेंसी में सभी बच्चे लास्ट तक जब तक डिलीवर नहीं होता है तब तक मथार्जिन को यूज नहीं किया जाता है। मथार्जिन का मतलब हो गया, मथार्जिन होती है वो पोलैरिटी ऑफ यूट्रस नहीं डेवलप करती है, यानी अपर सेगमेंट को कॉन्ट्रैक्शन और लोअर सेगमेंट को डायलेशन, ऐसा इसका कोई फंडा नहीं है। तो मथार्जिन पढ़ लिया, ऑक्सीटोसिन पढ़ लिया, और ये तीसरे नंबर पे आपने कार्बापोस्ट की बात करते हैं। तो कार्बापोस्ट है वो नई ड्रग है, मथार्जिन के कैटेगरी की होती है। अगर मथार्जिन और कार्बापोस्ट में से बात पूछी जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हेमरेज के लिए अगर ड्रग ऑफ चॉइस आती है, पीपीएच की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है उसमें क्या देना है, तो यहाँ पर आपकी जो हेमरेज के लिए देते हैं वो मेनली पहले मथार्जिन चल रही थी, लेकिन मथार्जिन और कार्बापोस्ट दोनों आ जाती है क्वेश्चन में।
करेंगे तो वहां पर कार्बाप्रोस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन एक्चुअल में मेनली एग्जाम में अभी तक मेथार्जिन ही आता है अकेला, तो वहां पर मेथार्जिन आंसर आता है, लेकिन दोनों आएंगे तो कार्बाप्रोस्ट को वहां पर आंसर देना होगा। तो ये पूरी जानकारी आपने ले ली है। इसके बाद में ड्रग ऑफ चॉइस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, लेबर के लिए कौन सी होगी, अबॉर्शन के लिए कौन सी होगी, और थर्ड नंबर पे हेमरेज के लिए कौन सी होती है। तो हेमरेज के लिए आपने अभी अच्छी तरीके से डील कर लिया है। उसके बाद में अपन लेबर की बात कर लेते हैं कि लेबर के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलेगी और अबॉर्शन के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो फर्स्ट बात करते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस की, यहां पर आप नोट कर लीजिए ड्रग ऑफ चॉइस, और यहां से एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस लेबर की बात करें कि लेबर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो यहां पर ऑक्सीटोसिन होगी, वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है लेबर के लिए। जबकि बात करें कि अबॉर्शन की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होगी, तो कौन सी देखने को मिलेगी, तो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है, वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है अबॉर्शन की। जबकि बात करें कि हेमरेज की, जो प्रेगनेंसी के बाद में हेमरेज होता है उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान, तो उसमें मेथार्जिन आंसर देना है, मिथार्जिन एंड कार्बाप्रोस्ट आ जाए तो कार्बाप्रोस्ट पहला आंसर है। सेकंड नंबर पे जाएगा मेथार्जिन। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में इसको लिख लीजिए, तो बहुत काम में आने वाला है कि लेबर हो गया, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब आपके हो चुके हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक अपन डील करेंगे, ऑक्सीटोसिन का कैलकुलेशन देख लिया है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लेबर में अच्छी तरीके से डेफिनेशन को डील कर लिया है कि लेबर होती है वो सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है। लेबर इज ए सीरीज ऑफ इवेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है उसको एक्सपेल आउट कर दिया जाता है फ्रॉम द वुम्ब ऑफ यूट्रस, वुम्ब या यूट्रस, मदर के वुम्ब और यूट्रस से एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा थ्रू द वजाइना के थ्रू। तो उस पूरी प्रोसेस को लेबर के नाम से जानते हैं। अब इसमें बात करते हैं लेबर में भी कि यूटोसिया, इसमें भी एग्जाम में, जैसे आपकी छोटी मोटी एग्जाम में या बड़ी एग्जाम में भी आपके नॉलेज के दृष्टि से ये यूटोसिया और डिस्टोसिया टू टर्म आती है, यूटोसिया एंड डिस्टोसिया। यूटोसिया और डिस्टोसिया का मतलब है, यूटोसिया का मतलब होता है नॉर्मल लेबर, जो नॉर्मल लेबर की प्रोसेस होती है उसे यूटोसिया कहते हैं। जबकि जो एबनॉर्मल लेबर हुआ, एबनॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया के नाम से जानते हैं। तो यहां पर पूरा कंसेप्ट समझना है आपको और याद रखना है कि यूटोसिया का मतलब होता है जहां पर भी यू आगे लग जाता है वहां नॉर्मल होता है, लेकिन जहां पर डी लग जाता है वहां पर एबनॉर्मल होता है। तो आपको ये टर्म भी दोनों अच्छी तरीके से यहां पर याद रखनी है कि यूटोसिया और डिस्टोसिया का क्या मतलब होता है। अब लेबर पेन की बात कर लेते हैं कि लेबर पेन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कौन कौन से देखने को मिलेगा। पहले तो बात कर लेते हैं कि लेबर पेन क्या होता है। कि लेबर के दौरान होने वाला जो पेन होता है उसे लेबर पेन के नाम से जानते हैं। अब लेबर पेन में भी दो टाइप के पेन हो सकते हैं, एक ट्रू पेन हो सकता है, ट्रू लेबर पेन, और दूसरा होता है फॉल्स लेबर पेन। अब बात कर लेते हैं ट्रू लेबर पेन की। तो ट्रू लेबर पेन का मतलब होगा बैक एक्ट से स्टार्ट होता है। माता जी या भाभी जी की अगर कमर दर्द करती है तो उसमें ट्रू लेबर पेन होगा, और उसके साथ साथ जो ट्रू लेबर पेन का जो मेन इंडिकेटर होता है वहां पर ट्रू लेबर पेन बैक एक्ट के साथ में अगर सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है, सर्विक्स का डायलेशन भी हो रहा है, तो ट्रू लेबर पेन है। जबकि बात करें फॉल्स लेबर पेन की, तो फॉल्स लेबर स्टार्ट होता है, फॉल्स लेबर पेन स्टार्ट होगा एब्डोमेन एक के साथ। अगर माता का या भाभी जी का अगर एब्डोमेन में एक है तो उसको कौन सा पेन हो रहा है, फॉल्स पेन है। जबकि अगर बैक एक्ट से स्टार्ट होता है, और जो मेन बात आती है, मुद्दे वाली बात आती है कि अगर सर्वाइकल डायलेशन हो रहा है तो ये पूरा इंडिकेटर है कि उसको ट्रू लेबर पेन हो रहा है। इसके बाद में लेबर पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं।
लेबर पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसमें सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक्सेप्ट जो इंटरवल होगा वो इसका बढ़ता नहीं है, बाकी और सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो बढ़ते चले जाते हैं। जैसे बात करें कि पेन में इसकी पेन की जो सीवियरिटी होगी वो बढ़ेगी, पेन की जो सीवियरिटी होती है इंक्रीज होती चली जाएगी। उसके बाद में पेन का जो ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है, पेन लंबे समय तक आने लगेगा। पेन की इंटेंसिटी की बात करें तो पेन इंटेंसिटी की बात करें तो पेन की जो इंटेंसिटी होती है वो भी इंक्रीज होने लग जाती है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, जो पेन में फ्रीक्वेंसी होती है वो भी बढ़ने लग जाती है। ड्यूरेशन होगा, फ्रीक्वेंसी होगी और पेन की जो इंटेंसिटी होती है, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। रेगुलरिटी पेन होता है वो पहले इरेगुलर आ रहा था, रेगुलरिटी होगी वो भी बढ़ने लग जाती है। लेकिन एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इसमें कम होने लग जाता है और उस कम होने वाले का नाम है किसका, जो इंटरवेल। जबकि बात करें कि इसका इंटरवल होगा डिक्रीज, इंटरवल इंटरवल होता है वो कम होने लग जाता है। अभी चारों पांचों जो डेफिनेशन है या जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको समझ लेते हैं। पेन की सीवियरिटी का मतलब होता है जो पेन पहले कम सीवियर था अब उसकी सीवियरिटी है वो धीरे धीरे जैसे लेबर प्रोसेस करेगा सीवियर होता चला जाएगा। दूसरे नंबर पे है कि पेन का जो ड्यूरेशन है, पहले अगर पेन था वो 5 सेकंड के लिए आ रहा था, अब जो ड्यूरेशन होगा उसमें कॉन्ट्रैक्शन का पेन होगा वो 15 सेकंड तक 5 से 15 हो गया, तो ड्यूरेशन थी वो बढ़ गई। पेन की इंटेंसिटी सीवियर तीव्र गति का पेन होने लग जाएगा। फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ेगी, पहले फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा था 15 मिनट में 2 बार आ रहा था, लेकिन अब 15 मिनट में 5 बार आ रहा है, 10 मिनट में 5 बार आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। रेगुलरिटी में पहले नियमित समय अंतराल से नहीं आ रहा था, रेगुलर नहीं आ रहा था, इरेगुलर था, और इरेगुलर था तो अब रेगुलरिटी भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इंटरवल होता है दो पेन के बीच में, पहले जो समय अंतराल था वो अब धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, पेन होते वो जल्दी जल्दी होने लग जाता है। तो ये पूरे तरीके से सभी कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते हैं एक्सेप्ट इंटरवल को छोड़कर, इंटरवल होता है वो कम हो जाएगा, बाकी जो सभी होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको पेन का देख लिया है, अब पेन क्यों आ रहा था ये भी आपने सोल्व कर लिया है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मेनली कि लेबर की प्रोसेस में लेबर की स्टेप्स क्या क्या होती है, क्या क्या लेबर में आगे देखने को मिलेगा। तो पूरी तरीके से यहाँ पर आप देखते हैं कि सीवियरिटी की बात कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की सीवियरिटी। जब कॉन्ट्रैक्शन की सीवियरिटी आती है तो कॉन्ट्रैक्शन की जो सीवियरिटी होती है उसे यूटेराइन सिस्टोल के नाम से जानते हैं। यूटेराइन सिस्टोल का मतलब हो गया कि uterine systole, severity of the uterine contraction, severity of यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की जो सीवियरिटी होती है इसे नाम दिया जाता है यूटेराइन सिस्टोल के नाम से जानते हैं। अब इसमें बात एक बार में क्वेश्चन आता है और ये 2020 के एग्जाम में, नॉर्सेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर यूटेराइन सिस्टोल है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, तो उसका पता अपन जो उसकी इनकमिंग टू इनकमिंग करेंगे, ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को यूटेराइन सिस्टोल के नाम से जानते हैं। तो इसका इंटरवल होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का कैलकुलेशन ऐसे करके आप याद रख लीजिए इसको कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे करते हैं। तो उसमें फर्स्ट है कि इनकमिंग टू इनकमिंग टू
इनकमिंग, इनकमिंग टू इनकमिंग का मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्शन आया और जाकर के जब दूसरा कॉन्ट्रैक्शन आएगा तब तक का जो टाइम पीरियड होगा उसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में इंटरवल के बीच में उसको नोट कर लो कि एक आया है और जाकर के जब खत्म होकर दूसरा आएगा तब तक का जो समय अंतराल होगा उसे कॉन्ट्रैक्शन इंटरवल के नाम से जानेंगे, या फिर आउटगोइंग टू आउटगोइंग, आउट गोइंग टू आउट गोइंग कर सकते हैं कि एक गया है और दूसरा जाकर के जब आएगा, यानी कि ये स्टार्ट होता है। मोस्ट कॉमन की बात करें तो उसमें आउट गोइंग टू आउट गोइंग मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि एक खत्म हो गया है लेकिन अब दूसरा जाकर के जब दूसरा खत्म होगा तब तक के बीच का जो समय इंटरवल होगा या टाइम इंटरवल होगा वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का इंटरवल कहलाएगा। जबकि इनकमिंग टू इनकमिंग का मतलब है एक अभी आया है और खत्म होकर के जब दूसरा स्टार्ट होगा तब, लेकिन यहां पर एक गया है और दूसरा जब खत्म हो जाएगा तब तक का जो इंटरवल होगा उसे आउटगोइंग टू आउटगोइंग कहते हैं। मोस्ट कॉमन होता है वो आउटगोइंग टू आउटगोइंग, आउटगोइंग देखने को मिलेगा। तो उसमें इसके बाद में जो लेबर होता है उससे पहले लाइटनिंग देखने को मिलती है। लाइटनिंग को वेलकम साइन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा जब ऊपर बढ़ता बढ़ता जा रहा था, जी पॉइंट तक गया, जी पॉइंट पर जान पहुंच गया है 36 वीक पर, जब जी पॉइंट पे पहुंचा है तो ऊपर जाने से रहा, ऊपर डायफ्राम आ गया, उसे घूमकर वापस नीचे आना है और जब नीचे आता है तो ऊपर जा गया तो उसने जाकर के डायफ्राम को प्रेस किया और मदर में या भाभी जी में उसने बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। लेकिन जब वो नीचे आएगा तो मदर होगी वो रिलैक्स फील करती है, आहा मेरा नन्ना मुन्ना रसगुल्ला बाहर जा रहा है, वातावरण में बाहर के एनवायरनमेंट में जाकर के मस्त तरीके से एकदम सोएगा तो उसे रिलैक्स फील होता है और उसी को वेलकम साइन या लाइटनिंग के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है। इसके बाद में अपन जो मेन बात करते हैं कि जब लेबर होगा तो लेबर के दौरान शो देखने को मिलता है। शो की बात कर लेते हैं। ये कोई जादू या मैजिकल शो नहीं है आपका। इसका मतलब होता है कि शो का मतलब होता है ब्लडी म्यूकस, और ब्लडी म्यूकस का मतलब हो गया कि ब्लड के साथ में म्यूकस मिक्स होकर के आती है वेजाइना के थ्रू, तो उसे ब्लडी म्यूकस के नाम से या शो के नाम से जानते हैं। इसमें जब सर्वाइकल म्यूकस डैमेज होती है, यहाँ पर सर्वाइकल मसल्स जब डैमेज होगी तो सर्वाइकल म्यूकस के साथ में कुछ ब्लड भी आने लग जाता है और ब्लड आता है ब्लडी म्यूकस को इस शो के नाम से जानते हैं। नेस्टिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेस्टिंग देखने को मिलेगी और नेस्टिंग का मतलब होता है सडन आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी। सडन आउटबर्स्ट होती है एनर्जी तो उसे सडन आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी को ही नाम दिया जाता है नेस्टिंग। सडन आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी होगी, इसे नेस्टिंग कहते हैं। जबकि शो में क्या होगा, ब्लडी म्यूकस के साथ में सर्वाइकल म्यूकस मसल डैमेज होती है तो मसल म्यूकस के साथ में ब्लड आने लग जाता है और उसे शो के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा आपको अच्छी तरीके से, आई होप मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। इसके बाद में बिना रटे आपको ये याद रख लेता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पर जो टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो, वो शीशा तलाश करो कि किसी ना इसी तरह तो ये दरिया पार होगा, कभी ना कभी तो उसको भी हमसे प्यार होगा। और आपको प्यार करना है वो किताबों से करना है। किसी सोना मोना जानू का थोड़ा दिन के लिए आप चक्कर छोड़ दीजिए और यहाँ पर पहले पढ़ लीजिए अपना लेबर। तो लेबर की जो स्टेजेस होती है, लेबर स्टेजेस, लेबर स्टेजेस की बात कर लेते हैं मेनली। तो यह आपने कई बार पढ़ा हुआ है और पढ़ा हुआ नहीं है तो आज यहां से पढ़ लीजिए कि लेबर की जो स्टेजेस होती है मेनली 4 स्टेज देखने को मिलती है। 4 स्टेज में लेबर को डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होगी, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेज की।
फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट स्टेज को नाम दिया गया है सर्वाइकल स्टेज के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी स्टेज होती है सर्वाइकल स्टेज होगी। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि सर्वाइकल स्टेज के नाम से जाना जाता है। सबसे जो लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, इसकी ड्यूरेशन होती है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। प्राइमरी पैरा और मल्टी पैरा में अलग अलग देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेज स्टार्ट कब से होती है, तो फर्स्ट स्टेज यहां पर लिख लीजिए आप, ट्रू फ्रॉम फर्स्ट स्टेज। स्टार्ट की बात करें तो फ्रॉम ट्रू लेबर पेन, ये ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होगी, ये नहीं कि फॉल्स लेबर पेन से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है। और फुल सर्वाइकल डायलेशन, जब तक कि पूरा 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन नहीं होता है तब तक ये स्टेज होती है, वो फर्स्ट स्टेज कहलाती है। तो फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन टू फुल सर्वाइकल डायलेशन, ट्रू लेबर पेन से लेकर के फुल सर्वाइकल डायलेशन तक देखने को मिलेगी। स्टेज फर्स्ट कहलाती है, इसमें सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, सर्वाइकल स्टेज के नाम से जानते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं कि मल्टी पैरा में, मल्टी पैरा और प्राइमरी पैरा में अलग अलग देखने को मिलती है। तो प्राइमरी पैरा में कितनी देर की होगी और मल्टी पैरा में कितनी देर की, ये देखने को मिलती है। तो प्राइमरी पैरा की बात करते हैं, प्राइमरी पैरा की इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 12 से लेकर के 16 आवर्स का देखने को मिलेगा, 12 to 16 आवर होता है। जबकि मल्टी पैरा की बात करें तो उसमें ड्यूरेशन होगा वो आधा रह जाता है, 6 to 12 आवर्स इसका ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। तो ये होता है फर्स्ट स्टेज में प्राइमरी पैरा में 12 से 16 घंटे की या 12 to 16 आवर की देखने को मिलेगी। जबकि मल्टी पैरा की बात करें तो 6 से लेकर के 12 घंटे यानी 6 to 12 आवर की देखने को मिलती है। सेकंड स्टेज की बात करते हैं तो लेबर की जो सेकंड स्टेज होती है वो बड़ी आपकी दयालु है, और इसमें माता जी का जो नन्ना मुन्ना रसगुल्ला होता है वो वहां पर आ जाता है और यहाँ पर अस्पताल में लड्डू बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है, पूरी तरीके से इसे कहा जाएगा कि बेबी की डिलीवरी स्टेज होती है। तो इसे आप कह सकते हैं बेबी डिलीवरी स्टेज। बेबी किसमें डिलीवरी हो जाती है, यानी बेबी जो नन्ना मुन्ना रसगुल्ला होता है भाभी जी के यूट्रस में वो निकल करके बाहर आ जाता है, घर में खुशियों का माहौल हो जाता है, और बाजार में, आपके गांव में और हॉस्पिटल में रसगुल्ले बढ़ जाते हैं। तो इसे सेकंड स्टेज में बेबी की डिलीवरी होती है। तो ये बात कर लेते हैं कि कब से स्टार्ट होती है, तो फ्रॉम फुल सर्वाइकल डायलेशन। फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, लेबर ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होकर के फुल सर्वाइकल डायलेशन हो गया। अब फुल सर्वाइकल डायलेशन से लेकर के बच्चे की डिलीवरी तक की जो स्टेज होती है उसे सेकंड स्टेज के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, फ्रॉम फुल सर्वाइकल डायलेशन, फुल सर्वाइकल डायलेशन टू डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी की डिलीवरी तक का जो समय होता है उसे नाम दिया गया है डिलीवरी ऑफ बेबी या डिलीवरी ऑफ फीटस। सेकंड स्टेज में होगा। इसमें सेकंड स्टेज में डिलीवरी स्टेज या फीटल स्टेज के, डिलीवरी स्टेज या फीटल स्टेज के नाम से भी इसको जानते हैं। बात करते हैं इसकी जो प्राइमरी पैरा में और मल्टी पैरा में कितनी कितनी होती है। तो प्राइमरी पैरा की बात करें और मल्टी पैरा, प्राइमरी पैरा में देखने को मिलती है 2 से 3 घंटे की देखने को मिलेगी, 2 to 3 आवर्स की देखने को मिलती है। जबकि मल्टी पैरा है, भाभी जी में एक्सपीरियंस दारी महिला है या एक्सपीरियंस है, भाभी जी को अच्छी तरीके से अनुभव है इस चीज का कि कैसे डिलीवरी होती है, बार बार प्रेग्नेंट हुई है और बार बार में उसका लेबर हुआ है, तो उसमें जल्दी डिलीवरी हो जाती है। और ये केवल 30 से 40 मिनट में काम तमाम हो जाएगा, बच्चा निकल करके बाहर आ जाएगा। तो पूरा सेकंड स्टेज में क्या होता है, प्राइमरी में 2 से 3 घंटे की होती है, मल्टी की बात करें तो 30 से लेकर के 40 मिनट की देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं इसके बाद में थर्ड स्टेज कब आएगी, तो थर्ड स्टेज को प्लेसेंटल स्टेज के नाम से जानते हैं। किसमें, जब फीटल की डिलीवरी हो गई तो फीटस की डिलीवरी से लेकर के या बेबी की डिलीवरी से लेकर के फुल
प्लेसेंटल डिलीवरी तक का जो टाइम होता है उसी टाइम को कहा जाता है थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज की बात करते हैं। थर्ड स्टेज में देखने को मिलेगा, इसे प्लेसेंटल स्टेज या क्रूसियल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। प्लेसेंटल या क्रूसियल स्टेज के नाम से इसको जाना जाएगा। तो उसमें क्या होता है, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की डिलीवरी तक बेबी की अब ये डिलीवरी हो गई है, वहां पर अस्पताल में रसगुल्ले बट गए हैं, और उसके बाद में प्लेसेंटा की डिलीवरी तक का जो समय होता है उसे थर्ड स्टेज में काउंट किया जाएगा। तो डिलीवरी ऑफ द फीटस से लेकर के प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है जब तक का जो समय होता है उसे नाम दिया जाता है प्लेसेंटल स्टेज या थर्ड स्टेज या क्रूशियल स्टेज के नाम से इसको जाना जाएगा। प्राइमी और मल्टी में, प्राइमी एंड मल्टीपैरा दोनों में ही ये बिल्कुल आपको समान देखने को मिलती है। 15 से 20 मिनट में जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है, 20 से 30 मिनट के बाद में बच्चे की जो डिलीवरी के बाद, फीटस की डिलीवरी के बाद में प्लेसेंटा डिलीवर हो जाती है। यानी कि प्राइमी और मल्टीपैरा दोनों में ही देखने को मिलेगी 20 से 30 मिनट में बेबी की जैसे ही डिलीवरी होती है 20 से 30 मिनट बाद में प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है। लेकिन इसमें भी दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है, कंप्लीट होती है विद इन 15 टू 20 मिनट में आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फीटस, और लेकिन पूछ लिया जाए कि प्लेसेंटा डिलीवरी विद इन 15 से 20 मिनट में होता है, लेकिन पूछ लिया जाए कि प्लेसेंटल डिलीवरी आफ्टर द, जो वहां से अटैच होने के बाद में, डिस्टैच होने के बाद, जैसे ही प्लेसेंटा था एंडोमेट्रियम से डिटैच होने के बाद उसकी डिलीवरी में कितना टाइम लगता है, तो ओनली 5 मिनट का टाइम लगता है, जबकि डिटैच होने में उसमें 15 मिनट का टाइम ले लेती है। तो प्राइमरी एंड मल्टीपैरा दोनों में ही 20 से 30 मिनट की ये देखने को मिलती है। बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, लेबर की फोर्थ स्टेज की अब बात कर लो तो लेबर की फोर्थ स्टेज में क्या देखने को मिलता है, जैसे ऑब्जर्वेशनल स्टेज, ऑब्जर्वेशनल स्टेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी बात करते हैं कि 1 से लेकर के 4 घंटे यानी कि बेबी की डिलीवरी हो गई, उसके बाद प्लेसेंटा भी डिलीवर हो गया, बेबी की डिलीवरी और प्लेसेंटा की डिलीवरी हो चुकी है, उसके बाद में माताजी बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही है, उसके दौरान क्या करेंगे, उसे ऑब्जर्वेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, और 1 से लेकर के 4 घंटे उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उसमें पता लगाया जाता है कि किसी तरीके की कोई मैटरनल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है, और इसीलिए इसको ऑब्जर्वेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। और उसमें जो भी कॉम्प्लिकेशन होती है उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके उसका अर्ली प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट दिया जाता है, इसीलिए इसको गोल्डन स्टेज के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन स्टेज, और गोल्डन स्टेज इसीलिए नाम दिया गया है कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है उसको तुरंत इमीडिएटली उसको आइडेंटिफाई करके उसका तुरंत और आइडली आइडेंटिफिकेशन कर ले और अर्ली उसका ट्रीटमेंट और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कर दिया जाए, तो इसीलिए इसे गोल्डन स्टेज और ऑब्जर्वेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। ये पूरी टोटल आपकी 4 स्टेजेस है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको 1 बाय 1 अपन पढ़ने का काम करेंगे, तो उसके बाद में देख लेते हैं कि जो आपकी ये पूरी स्टेजेज है वो कंप्लीट है।